नमस्कार दोस्तों, मैं राकेश कुमार वर्मा आपके सामने फिर से एक नई टॉपिक जो फिजिक्स की ही टॉपिक है, लेकिन उसमें जो कंटेंट मैं लाया हूँ वो नई आपके लिए रहेगी। ठीक है, और मैं आपको ये शुभकामनाएं देना चाहूँगा। जो कल से एग्ज़ाम आपके शुरू होने वाले हैं, 28 तारीख है कल, तो आपके एग्ज़ाम शुरू होने वाले हैं और उसके लिए मैं आपको शुभकामनाएं देना चाहता हूँ। और एक बात मैं आपसे कहना चाहूँगा कि जैसा कि इस वीडियो में मैं आपको जो भी कंटेंट दूंगा, लास्ट में कुछ मैं आपके लिए यूनिट छोड़ूंगा और वो यूनिट आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। फिलहाल इस वीडियो में मैं स्टार्टिंग में आपको टॉपिक बताऊंगा, जो टॉपिक आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है वो मैं आज पढ़ाने के लिए आया हूँ। ठीक है, और जो मैं लास्ट में वीडियो के लास्ट में बताऊंगा वो कुछ आपके यूनिट्स हैं। वो यूनिट्स अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो मैं आपसे ये रिक्वेस्ट करता हूँ आप ज़रूर इस यूनिट को देख के जाएं, जिससे मैं आपके लिए ये बेहतर कंटेंट जो लाया हूँ वो आपके लिए और बेहतर हो सके। ठीक है मेरे भाइयों, तो मैं अपने टॉपिक पे चलता हूँ। आज हम लोग पढ़ेंगे क्या, यहाँ तक हमने आपको बताया था कि त्वरण हमारा क्या होता है, एक्सीलरेशन क्या होता है, उसके बारे में आपको मैं बता चुका था कि ये दो प्रकार की होती हैं। एक धनात्मक होता है, एक ऋणात्मक होता है। ऋणात्मक को हम लोग मंदन कहते थे, ये भी मैंने आपको बताया था। ठीक है मेरे भाई, तो अब इसके बाद मैं आपको ये बताने वाला हूँ कि इसके बाद के कुछ टॉपिक मैं आपको क्लियर कराऊंगा, वो आपके लिए क्या है। देखिए, आज मैं बताऊंगा सबसे पहले आपको बल। ये हमारा बल क्या होता है, यानी फोर्स जो होता है वो फोर्स किसे हम कहते हैं, बल हम किसे कहते हैं, इसके बारे में हमको जानना है। तो बल के बारे में देखिए, बल की भी यूनिट पूछा जा चुका है एग्जाम में, और इसीलिए मैं आपको इसकी यूनिट भी बताऊंगा बहुत बेहतरीन से। ठीक है, देखिए बल क्या होता है। जब किसी भी वस्तु पर आप क्या करते हैं, धक्का देते हैं या खिंचाव का अनुभव करते हैं, तो उसी को हम लोग क्या कहते हैं, बल कहते हैं। लेकिन बल एक बाह्य कारक होता है। बाह्य कारक का मतलब ये बाहर से ही किसी पिंड पे लगाया जा सकता है, या बाहर से ही किसी पिंड को खींचा, यानी बाहर से ही आप किसी पिंड को खींच सकते हैं या किसी पिंड को धक्का दे सकते हैं। पिंड के अंदर घुस के आप ऐसा कुछ नहीं कर सकते हैं। तो ये बात आपको समझ में आ गया कि बल एक बाह्य कारक होता है जो किसी भी पिंड पर धक्का या खिंचाव का अनुभव कराता है, इसे हम बल कहते हैं। बल का खोज करने वाले जो वैज्ञानिक थे वो थे आपके भौतिक वैज्ञानिक, बहुत ही महान वैज्ञानिक थे, वो थे न्यूटन। कौन थे भैया, न्यूटन थे। न्यूटन ने बल का खोज किया था और उन्होंने बताया था। अब उन्होंने क्या बताया था कि जब हम किसी भी पिंड पर, मेरे भाइयों, जब हम किसी भी पिंड पर बल लगाते हैं तो उस पिंड पर लगाया गया जो बल होता है उस पिंड के द्रव्यमान तथा उस पिंड में उत्पन्न त्वरण के गुणनफल के बराबर होता है। हमने कहा कि मान लेते हैं कि ये हमारा कोई पिंड है, ये हमारा कोई गुटका है, किसी भी तरह का कोई पिंड है, ये हमारा क्या है, एक पिंड है मेरे भैया, पिंड है। अब इस पिंड पे मैं क्या कर रहा हूं, बल लगा रहा हूं। तो ये बल हमारा जो लगता है, ये बल हमारा जो लगता है, उस बल का मान क्या होता है, तो उस बल का मान क्या होता है, इस पिंड का जो टोटल द्रव्यमान होगा, यानी इस पिंड का जो द्रव्यमान होगा मेरे भैया, द्रव्यमान मतलब m जो होगा, और इस पिंड पे जब आप धक्का लगाओगे, क्या लगाओगे, जब धक्का लगाओगे तो इस पिंड में क्या होगा, उत्पन्न होगा त्वरण। क्या उत्पन्न होगा, त्वरण उत्पन्न होगा, और उस त्वरण को हम लोग क्या कहते हैं, ए कहते हैं। इन दोनों का ही गुणनफल आपका इस पिंड का पूरा टोटल F कहलाता है मेरे भाई। क्या कहलाता है, F कहलाता है। तो F बराबर बन गया क्या, m इंटू ए बन गया। यदि आपको कोई फार्मूला याद है, अगर आपको कोई भी सूत्र याद है, तो मात्रक तो 1 सेकंड में बन जाएगा, मात्रक तो 1 सेकंड में बनेगा। तो आपको मैंने क्या कहा कि F बराबर यम इंटू ए होता है, यानी इसे हम हिंदी में लिखना चाहेंगे तो द्रव्यमान गुणे त्वरण कर सकते हैं। इतना तो आप जानते ही हैं, क्यों भैया, आप इतना तो जानते होंगे। तो ये चीज मैंने आपको कहा कि F बराबर यम इंटू ए, किसी भी पिंड पर लगाया गया जो बल होता है उस बल का मान क्या होता है, पिंड के द्रव्यमान तथा उस पिंड में उत्पन्न त्वरण के गुणनफल के बराबर होता है। इतनी चीजें तो आपको मैंने बताया। अब हम आपको बताते हैं कि इस बल का जो मात्रक होता है वो क्या होता है। देखिएगा, मात्रक जानने के लिए आपको 3 चीजें याद करनी पड़ेंगी। सबसे पहली बात तो आपको यूनिट मालूम होना चाहिए। एग्जाम में कौन से यूनिट पूछ रहा है, MKS पूछ रहा है, MKS पूछ रहा है कि SI पूछ रहा है कि CGS पूछ रहा है।
एम के एस का मतलब होता है, मैं फटाफट बता रहा हूँ, एम का मतलब होता है कि किसी भी पिंड का, जो किसी भी पिंड, कोई भी पिंड हो, उस पिंड के लिए लंबाई का मात्रक मीटर होता है, द्रव्यमान का मात्रक किलोग्राम और समय का मात्रक सेकंड। यानी किसी भी भौतिक राशि में, किसी भी भौतिक राशि में अगर तुम्हें मीटर, किलोग्राम और सेकंड का समय का, सेकंड का ये फंडा देखने को मिलता है तो वो यूनिट हमारा क्या कहलाता है, एम के एस यूनिट कहलाता है। ठीक है भैया। अब इसके बाद आ जाता है सीजीएस। एम के एस के बाद होता है सीजीएस। अगर किसी भी भौतिक राशि के मात्रक में आपको सी से सेंटीमीटर दिखा और जी से ग्राम दिखा और समय या सेकंड ही दिखा तो वो हमारा क्या हो जाता है, सीजीएस पद्धति की मात्रक कहलाती है। अब बात आ गई कि एसआई मात्रक क्या होता है भाई। एसआई मात्रक क्या होता है? एसआई मात्रक जो होते हैं वो तो होते हैं एम के एस ही होते हैं, एम के एस पद्धति के ही मात्रक होते हैं एसआई में। लेकिन जो हमारे वैज्ञानिक जिस राशि का खोज करते हैं उनके नाम पर, यानी उनके नाम पर बनाई गई जो हमारी यूनिट होती है वो एसआई यूनिट होती है। जैसे मैं आपसे कह देता हूं कि विद्युत धारा का मात्रक क्या होता है, एम्पियर। एम्पियर एसआई मात्रक हो गया, एम्पियर क्या हो गया, एसआई मात्रक हो गया। अगर मैं आपसे कहता हूं विद्युत विभव का मात्रक, विद्युत विभव या विभवांतर का मात्रक तो वोल्ट होता है, यानी विद्युत विभव का जो मात्रक होता है वोल्ट होता है। तो वोल्ट एक वैज्ञानिक है, वोल्ट एक वैज्ञानिक है जिन्होंने विभव का खोज किया, यानी विद्युत विभव का मात्रक बताया। लेकिन यहां क्या विभव में कहीं पर आपको हमने जब वोल्ट कहा, क्या इस वोल्ट में आपको मीटर किलोग्राम सेकंड दिखा, या सेंटीमीटर ग्राम सेकंड कहीं दिखा, या फुट पाउंड सेकंड कहीं दिखा? नहीं दिखा ना भैया। तो ये ऐसे मात्रकों को हम लोग क्या कहते हैं, एसआई यूनिट कहते हैं। बात इतनी समझ में आई। आज की टॉपिक आपके लिए बहुत ही बेहतरीन है, इसीलिए आप लाइक और शेयर जरूर कर दिया करें। जरूर से जरूर ये काम मेरे लिए आप सिर्फ कर दीजिए, इतना मैं आपके लिए तो कर ही रहा हूं। ठीक है। अब देखिए मैंने आपसे कहा कि बल का मात्रा कुछ नहीं, आपको सिर्फ फार्मूला मालूम होना चाहिए। F बराबर क्या होता है, यम इंटू ए होता है। F बराबर यम इंटू ए, यानी द्रव्यमान। द्रव्यमान को आप किस में मापते हैं, केजी में मापते हैं, किलोग्राम हो गया। हमने आपसे त्वरण का मात्रक इससे पहले वीडियो में बताया था कि त्वरण क्या होता है, वेग परिवर्तन बटे समय अंतराल, यानी मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर होता है मेरे भैया, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है। बात इतनी समझ में। तो ये हमारा क्या हो जाता है, ये हमारा कहलाता है केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इस यूनिट में केजी दिखा, यानी कि आपका ये क्या हो गया, के हो गया, ये मीटर दिखा, यम हो गया, ये एस दिखा तो सेकंड हो गया, यानी यम के यस पद्धति की ये यूनिट हो गई। किस यूनिट की, किसको कहेंगे आप, यम के यस पद्धति का मात्रक कहेंगे, यानी यम के यस में ये हो गया। अगर यही चीज वैज्ञानिक पद्धति से हम कहते हैं कि वैज्ञानिक यानी इसका फोर्स का यानी फोर्स का खोज करने वाले वैज्ञानिक जो हमारे थे वो न्यूटन थे। अगर यही बात हम कह दें कि ये न्यूटन ने भी अपना नाम दिया था कि हमने बल का मात्रक हमारे नाम पे है, तो यानी न्यूटन हो गया। तो न्यूटन ही हमारा क्या हो जाता है भैया, न्यूटन, यानी न्यूटन ने खोज किया तो ये आपका क्या हो गया, न्यूटन हो गया। तो इस मात्रक को हम लोग क्या कहते हैं, एसआई मात्रक कहते हैं। अर्थात ये एसआई मात्रक, जितने एसआई मात्रक होते हैं ना, मैक्सिमम वैज्ञानिक के नाम पर ही पड़े हैं। तो भैया जब आपने कहा कि बल का मात्रक किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर भी होता है, आपने कहा कि बल का मात्रक एसआई पद्धति में न्यूटन भी होता है, तो आप देखिए एक भौतिक राशि के जितनी भी पद्धतियां होती है उससे नहीं मतलब है, लेकिन मात्रक सेम होते हैं, मात्रक सेम होते हैं, सबके सब मात्रक सेम होते हैं। यहां पर देखिए किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब यही चीज आप सीजीएस में बनाएंगे ना तो वो भी इसी की यूनिट वो भी है, बस उसमें थोड़ा सा क्या होता है, कैलकुलेशन आ जाता है, यानी आंकिक मान बढ़ जाते हैं और कम हो जाते हैं। इसमें आंकिक मान कम हो जाएगा, उसमें आंकिक मान मतलब यहां पर जैसे मान लेते हैं 3 न्यूटन था तो उसमें जाएंगे तो 3 × 10⁵ हो जाएगा, ऐसा कुछ मिल जाएगा आपको। बात समझ रहे हैं? तो अभी मैं वो भी बता रहा हूं। तो ये आपका न्यूटन। अगर बात ये हो जाता है कि सही ऑप्शन के लिए होता है कि कौन सा ऑप्शन सही है कि 1 न्यूटन बराबर 1 केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर या 1 केजी सेकंड स्क्वायर प्रति मीटर कर देगा, तो ऐसे मात्रकों में आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। मैं पूरी डाउट आपका क्लियर कर रहा हूं कि बल का मात्रक केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर और ये न्यूटन वैज्ञानिक के नाम पे पड़ा है, तो अर्थात दोनों बराबर हो गए, यानी 1 न्यूटन को n से दर्शाया जाता है शॉर्ट फॉर्म में।
1 न्यूटन, तो ये हो जाएगा केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, यानी 1 न्यूटन बराबर 1 केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर भी आप कह सकते हैं। बात समझ में आए? अब मैं आपको कहता हूं यम के यस भी मैंने बता दिया और हमने एसआई भी बता दिया। अब हम सीजीएस पे चलते हैं मेरे भाई। सीजीएस भी कई बार एग्जाम में पूछा हुआ है, तो मैं जरूर आपको यह भी बताऊंगा। देखिए हमने आपसे क्या कहा, 1 न्यूटन बराबर 1 केजी मीटर और प्रति सेकेंड स्क्वायर होता है। बात इतनी समझ में? अभी आपने क्या कहा, सीजीएस, सीजीएस का मतलब सेंटीमीटर, जी का मतलब ग्राम और समय तो वही सेकेंड ही रहेगा, कोई दिक्कत नहीं। अगर हमने कहा केजी है तो 1 केजी में कितने ग्राम होते हैं? 1000। 1000 को फिजिक्स फॉर्म में लिखने के लिए 10 पे पावर 3 लिखते हैं। मीटर, 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर, 10 दी पावर 2 हम लिख सकते हैं, यहाँ पर इसका मात्रा भी लिख दें। ग्राम और गुणे 10 पे 2 सेंटीमीटर, और सेकंड को तो आपको चेंज ही नहीं करना है, सेकंड तो आपके वही हैं। तो फिर ये कितना हो जाएगा, 10 दी पावर 3, 10 दी पावर 2, तो 10 दी पावर 5 ग्राम सेंटीमीटर और सेकंड स्क्वायर। एकदम आग लगा दो, बहुत बेहतरीन तरीके से मैं बता रहा हूं, आपकी यूनिट कभी भी परेशानी नहीं देगी एग्जाम में। तो यानी 1 न्यूटन बराबर, 1 न्यूटन बराबर हम लिख सकते हैं 1 न्यूटन बराबर 10 पे पावर 5 के ग्राम सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर लिख सकते हैं। या इसी चीज को, इस बड़े से फॉर्म को, जिस तरह से आपने केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर लिखा था, इतने बड़े को आपने क्या कर दिया था, न्यूटन बोल दिया था। ऐसे इतने बड़े मात्रक को 1 न्यूटन बराबर हम लिख सकते हैं 10 दी पावर 5, और ये क्या हो जाता है, इसको कहते हैं डाइन। इसको क्या कहते हैं, डाइन। ये कई बार एग्जाम में पूछी हुई टॉपिक है मेरे दोस्तों, तो इस पर आपका क्या कहना है, एक बार एक लाइक तो जरूर मार दो। 1 न्यूटन बराबर 10 दी पावर 5 डाइन होता है मेरे भाइयों, ठीक है? बात समझ में आए? तो ये मैंने आपका एकदम बिल्कुल, जितना भी आपकी डाउटें रही होंगी यूनिट से, मैं दावे के साथ कह सकता हूं इसको देखने के बाद कभी आप भूलेंगे नहीं ऐसे ही यूनिट को, ठीक है? चलिए अब बात हमने बल की बात हमने कहा था, बल आपका ये क्लियर हुआ। अगर मान लेते हैं न्यूमेरिकल भी बनता है, तो न्यूमेरिकल भी ऐसे, जब आपके यूनिट, देखिए न्यूमेरिकल तब कर पाते हैं जब आपको फार्मूला और यूनिट, अगर फार्मूला नहीं मालूम है तो यूनिट आप क्लियर कर दीजिए, फार्मूला अपने आप हो जाएगा। तो यूनिट सबसे ज्यादा विशेषकर आपके दिमाग में होनी चाहिए। अगर कह देता है कि मान लेते हैं 5 केजी का कोई द्रव्यमान, यानी 5 केजी का कोई पिंड है, हाँ 5 केजी द्रव्यमान का कोई पिंड है, और ये क्या कर रहा है, 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर के त्वरण से, 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर के त्वरण से इस पर कोई बल लगाया जाता है, तो उस बल का मान क्या होगा, तो आप 5 गुणे 2 कर देंगे, 5 गुणे 2 10 न्यूटन हो जाएगा। लेकिन अगर वो कहता है कि उस बल का मान सीजीएस पद्धति में ज्ञात करें, तो आप ये न्यूटन निकालने के बाद 10 गुणे 10 पर 5 डाइन लिख दीजिएगा। क्या लिख दीजिएगा, ये लिख दीजिएगा, बिल्कुल 10 पे पावर 6 डाइन हो जाएगा। तो ये सब चीजें आपके लिए बहुत ही सही हैं। और वैसे आरआरबी एनटीपीसी है, रेलवे के एग्जाम में, अक्सर एग्जाम में कुछ ना कुछ न्यूमेरिकल तो जरूर आ जाते हैं, बहुत डिफिकल्ट नहीं, लेकिन आपको थोड़ा सा देखना पड़ेगा उसको, ठीक है? तो मैंने बल आपको बताया, बल का खोज किसने किया था, न्यूटन ने किया था। अब न्यूटन के अकॉर्डिंग ही मैं कुछ और आपको क्लियर करना चाहूंगा। न्यूटन ने कुछ और भी नियम दिए थे। न्यूटन एक भौतिक वैज्ञानिक थे और इन्होंने एक चीज लिखी थी, इनकी एक बुक थी जिसका नाम था प्रिंसिपिया, ठीक है? ये था उनका बुक प्रिंसिपिया, ठीक है? जो भी है आप ध्यान से देखिएगा। न्यूटन ने एक बुक लिखा था और इसी बुक में सबसे पहले गति के नियम को लिखा गया था। बात समझ रहे हैं? न्यूटन के इस प्रिंसिपिया बुक में सबसे पहले क्या लिखा गया था, गति के नियम। अब ये गति के जो नियम होते हैं, उन्होंने कितने नियम दिए थे, उन्होंने 3 नियम दिए थे। न्यूटन ने 3 नियम दिया था और गति का, इस गति के तीनों नियमों में से ये वाला जो नियम आपका पहला नियम है, ये जो पहला नियम है, ये भी यूपीपी में पूछा गया हुआ प्रश्न है। तो इसलिए मैं आपसे बहुत ही रिक्वेस्ट करूंगा कि कम से कम टॉपिक को बेहतरीन से पढ़िए। तो ये इन्होंने क्या पूछा था यूपीपी में, कुछ इस तरह से क्वेश्चन पूछा गया था कि जड़त्व का नियम है,
तो उसमें जड़त्व का नियम था, गैलीलियो से संबंध था, गैलीलियो से। तो वो भी आपको चीजें समझनी चाहिए और मैं बता रहा हूं, ध्यान से समझिएगा कि न्यूटन ने अपने बुक में प्रिंसिपिया बुक का खोज किया था, यानी प्रिंसिपिया बुक का खोज नहीं उन्होंने लिखा था। और उस प्रिंसिपिया बुक में सबसे पहले न्यूटन के गति विषयक नियम लिखे गए थे, और वो गति विषयक नियम 3 थे, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड। इसमें से पहला आपके एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और दूसरे तथा तीसरे से उपयोग पूछता है, दूसरे तथा तीसरे के उपयोग पूछता है। अब ये उपयोग कैसे पूछता है? कभी कभी ऐसे पूछ लेता है प्रश्न में कि जो मूर्ति बनाई जाती है, या कांच का कोई बर्तन हो या मिट्टी का कोई बर्तन हो, तो उसे आप क्या करते हैं, कागज, पेपर से लपेट कर रखते हैं, उस पेपर से उसको इसे लपेट देते हैं, या क्या करते हैं, पुआल होता, पुआल, उस पुआल में लपेट कर रखते हैं। ऐसा क्यों? ये भी चीजें पूछता है कभी ना कभी एग्जाम में पूछी हुई चीजें। या गाड़ी में जो साकर लगाया जाता है वो क्यों लगाया जाता है, ये भी कभी ना कभी पूछी जाती है। ट्रैक्टर में क्यों नहीं साकर लगाया जाता है? आप फील करके देखिए, ट्रैक्टर में बैठते होंगे और लग्जरी गाड़ी में बैठते होंगे जिसमें साकर लगता होगा, फिर फील करके आप बताइएगा कि हाँ वास्तव में क्या डिफरेंट होता है। ये कमेंट में जरूर मैं आपके लिए छोड़ रहा हूं, ठीक है, कमेंट में जरूर कहिएगा। तो बात यहां पर आ गई कि इन्होंने पहला नियम क्या बताया था। पहला नियम मैं बता रहा हूं, न्यूटन का पहला गति विषयक नियम यह था कि यदि कोई भी वस्तु विराम अवस्था में है, यदि कोई वस्तु विराम अवस्था में है तो वह विराम अवस्था में ही रहेगी। यदि वह एक सरल रेखीय पथ पर गति की अवस्था में है तो वह गति की ही अवस्था में रहेगी, जब तक कि उस पर कोई बाह्य बल लगाकर उसकी स्थिति में कोई परिवर्तन ना किया जाए। मेरे भाइयों, मेरे कहने का मतलब हुआ कि अगर मान लेते हैं हम कि यह हमारा कोई टेबल है, और इसी टेबल पर हमने क्या रख दिया है, एक बुक रख दिया भाई, एक बुक हमने रख दिया है, ठीक है, एक बुक हमने रख दिया है। और ये बुक हमारी जो थी, ये बुक रखने के बाद हम किसी काम से बाहर चले गए, और वो बाहर जाने के बाद हम करीब 10 साल बाद आ रहे हैं, 10 साल बाद आ रहे हैं। आपने यहां पर कोई इस टेबल पर बुक रखी आपने, और इस टेबल पर बुक रखने के बाद आप कहां पर चले गए, 10 साल के बाद कहीं बाहर 10 साल के लिए चले गए। आपका रूम, आपका घर पूरी तरह से इसे पैक था, आप आए फिर देखे वो बुक वहीं पर पड़ी थी। ऐसा क्यों? क्योंकि आपने इसको स्थिर अवस्था में रख दिया था। मतलब उसको जहां पर आपने रख दिया वहीं पर वो पड़ा रह गया। उसकी स्थिति में परिवर्तन लाने के लिए, इसकी अवस्था में यानी इसकी स्थिति में परिवर्तन लाने के लिए इस पर कोई ना कोई बाह्य बल लगाना पड़ता है। अर्थात इसको उठा के अलमारी में रखने के लिए आपको बल लगाना पड़ेगा, तब जाके वह अलमारी में पहुंचेगा। तो इसका मतलब क्या हुआ कि इस पिंड पर हमने कोई बाह्य बल लगाकर इसकी स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं किया। ऐसे आपकी बात में कह दूं कि अगर कोई सरल रेखीय पथ पर, जैसे आप साइकिल लेकर ऐसे दौड़ रहे हैं भाई, साइकिल लेकर आप दौड़ रहे हैं, बिल्कुल साइकिल लेकर दौड़ रहे हैं। अगर आप गलती से भी जाते हैं, अगर कोई लड़का दौड़ रहा साइकिल लेकर, पीछे से उसका कैरियर पकड़िए, आप खींचिए, देखिए जरा सा थोड़ा सा पकड़िए और छोड़िए, आपको बहुत बुरी तरह से झटके का सामना करना पड़ेगा। लेकिन झटके का जैसे सामना करते हैं तुरंत इसकी स्थिति क्या हो जाती है, बदल जाती है, इसकी स्पीड स्लो हो जाती है। और एक स्थिति ऐसी भी आ जाती है जब अगर आपके हाथ से वो कैरियर नहीं छूटता तो क्या हो जाता है, रुक भी जाती है साइकिल। तो यही बात होता है कि यदि कोई पिंड सरल रेखीय पथ पर गति कर रहा है तो, या कोई पिंड विराम अवस्था में है तो उसकी गति की अवस्था, यानी गति की अवस्था को न चेंज किया जाए, और विराम की अवस्था में अगर कोई वस्तु रखा है उसकी स्थिति को न चेंज किया जाए, तो यहां पर हम लोग क्या कहते हैं कि इसकी स्थिति में कोई चेंजिंग नहीं, जो हमारी गति की अवस्था में थी उसकी भी स्थिति में कोई चेंजिंग नहीं। अगर हम चेंजिंग कर दिए तो हमारा क्या कहलाता है, न्यूटन का प्रथम नियम कहलाता है, न्यूटन का फर्स्ट लॉ कहलाता है मेरे भाई, फर्स्ट लॉ कहलाता है। प्रथम नियम कहता, प्रथम नियम को हम लोग जड़त्व का भी नियम कहते हैं, और इसी को हम लोग क्या कहते हैं, गैलीलियो का नियम कहते हैं, गैलीलियो का नियम भी कहते हैं। एक सेकंड, गैलीलियो का नियम कहते हैं, ठीक मेरे भाई। तो गैलीलियो का नियम, जड़त्व का नियम, या प्रथम न्यूटन का प्रथम नियम, ये तीनों एक ही नियम है। अगर कोई भी एग्जाम में पूछेगा तो आप बिल्कुल बताइएगा, ठीक है। अब दूसरी बात आ जाती है कि न्यूटन का द्वितीय नियम क्या होता है। न्यूटन का द्वितीय नियम क्या होता है तो वह भी मैं आपको बता रहा हूं, देखिए ध्यान से।
अगर न्यूटन का द्वितीय नियम हमसे कोई कहता है कि न्यूटन का द्वितीय नियम क्या होता है, तो उसके बारे में जानने के लिए देखिए, अगर इन्होंने कहा कि यदि किसी भी पिंड पर जब हम कोई बाह्य बल लगाकर उसकी स्थिति में परिवर्तन करते हैं, अगर हम किसी भी पिंड पर बाह्य बल लगाकर उसकी स्थिति में परिवर्तन करते हैं, तो उस पिंड पर लगाया गया जो बल होता है उस पिंड के द्रव्यमान तथा उसमें उत्पन्न त्वरण के गुणनफल के बराबर होता है, या अनुक्रमानुपात समानुपाती होता है, समानुपाती, यानी F प्रोपोर्शनल m इंटू ए होता है। यानी द्वितीय नियम क्या होता है, F प्रोपोर्शनल m इंटू ए, या F बराबर K इंटू m ए होता है, जहां पर K क्या है, यह अनुक्रमानुपाती नियतांक है जिसका मान आप 1 भी ले सकते हैं। बात समझ में आया? तो ये दूसरा नियम था। अब तीसरा नियम क्या होता है, न्यूटन का तीसरा नियम क्या होता है, न्यूटन का तीसरा नियम कहलाता है क्या, क्रिया, इसका दूसरा नाम भी है क्रिया प्रतिक्रिया का नियम, क्रिया प्रतिक्रिया का नियम। बात समझ रहे हैं, क्रिया प्रतिक्रिया का नियम। अब ये बात आपको मैं बता दूं, जब आपके सर ने आपको डंडे से मारा तो आपके इस हाथ के इस तली में चोट का अनुभव होता है ना। ऐसा क्यों होता है, जितने बल लगा के आपके सर आपको मारते हैं उतना बल उस एरिया, जिस एरिया पे, हाथ के जिस एरिया पे पड़ता है वह एरिया भी डंडे को उतनी ही बल से मारता है, तभी जाके हमें चोट का अनुभव होता है। बात समझ रहे हैं, कोड़े का मार सुने होंगे, कहीं से कोड़े से मारा जाता है, इतना बड़ा होता है ना, कपड़े का बनाया हुआ रहता है, उससे जब मारा जाता है तो लोगों को चोट नहीं लगता है। अब ये क्यों नहीं होता है, यही इसके अंतर्गत ही होता है। इसी का एक क्या होता है, एक प्रकार का आप समझ ले अपवाद है। वो क्या है, एक प्रकार का अपवाद होता है कि क्योंकि आप बहुत सी मूवी देखे होंगे, उसी में ये इसका चाकू के नाम से जाना जाता है, लेकिन चाकू तो अलग चीज होती है, लेकिन ये कपड़े का बना होता है, तो उससे जब मारा जाता है तो चोट का अनुभव नहीं होता है। ठीक है, लेकिन मैं आपको बता रहा हूं इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल आप जानते हैं, देखिए दिवाली में आप रॉकेट लगाते हैं ना, कुछ इस तरह से रहता है, कुछ इस तरह से आपका रॉकेट रहता है भाई, और यहीं से लगा रहता है, आप इसको जलाते हैं। ये जलाने के बाद क्या होता है, ये ऊपर की तरफ भागता है, लेकिन भागता क्यों है, क्योंकि इसके अंदर क्या लगा रहता है, पूरा डाला रहता है मटेरियल, रहता है मसाला। जो मसाला आपका क्या होता है, बारूद रहता है, वो बारूद क्या होता है, जलता है। जलने के बाद इतनी मात्रा में ये क्या नाम है, गैस छोड़ता है। गैस का मतलब धुआं, ये धुआं छोड़ता है, इतना धुआं छोड़ता है ये कि इसका जो पूरे का पूरा जो द्रव्यमान है, इसका जो पूरा का पूरा भार होगा, यानी द्रव्यमान होगा, उस द्रव्यमान का पता नहीं कितना गुना ये क्या कर देता है, धुआं बल लगा देता है। तो ये पूरा का पूरा क्या हो जाता है, भागने लगता है, और धुआं हमारा पीछे की तरफ होने लगता है, और ये हमारा क्या होता है, आगे की तरफ जाता है। तो जितने बल से ये आगे की तरफ जाता है, धुआं उतने बल से, यानी धुआं जितने बल से पीछे जाता है, और ये रॉकेट उतने बल से आगे की तरफ दौड़ता है। बात समझ रहे हैं, और धीरे धीरे जैसे धुआं खत्म होता है, एक स्थिति आ जाती है कि रॉकेट गिर जाता है। यही चीज आपका रॉकेट जो छोड़ा जाता है, जो सैटेलाइट के लिए छोड़ा जाता है, वो भी यही प्रोसेस, उसमें से धुआं रहता है, धुआं क्या करता है, बाहर निकलता है, यानी ईंधन जो रहता है, फ्यूल जो रहता है, वो फ्यूल धुएं के रूप में निकलता है और वो आगे की तरफ चला जाता है। तो इस नियम को हम लोग कौन सा नियम कहते हैं, क्रिया प्रतिक्रिया का नियम। एक बात इसी घटना पर आधारित है कि जब आप बंदूक चलाते हैं, बंदूक से जब आप गोली मारते हैं तो गोली तो आगे की तरफ होती है, लेकिन बंदूक पीछे की तरफ खिसक जाती है। तो ये भी एक टॉपिक होता है क्या, कि पूछने वाला एग्जाम में कि ऐसा क्रिया प्रतिक्रिया का नियम आधारित है, क्रिया प्रतिक्रिया का नियम आधारित है। अगर वो ऑप्शन में ऐसे दे दिया कि बंदूक चलाना, यानी बंदूक की गोली दागने के बाद बंदूक का पीछे हट जाना, ये क्रिया प्रतिक्रिया का नियम है कि नहीं, ऐसे उन चार ऑप्शनों में ये ऑप्शन आपको जरूर मिलेगा। तो ऐसे प्रश्न बनते हैं, क्या बनते हैं, ऐसे प्रश्न बनते हैं। ठीक है, तो मैं आपको ये बताया आपको कि क्रिया प्रतिक्रिया का नियम भी क्या होता है। अब इसके बाद मैं क्या कहता हूं, जड़त्व की बात में करता हूं, क्या करता हूं, जड़त्व के बारे में बताना चाहूंगा, फिर मैं उपयोग पे चलूंगा। देखिए जड़त्व की बात अगर हम आपसे कहें तो जड़त्व कितने प्रकार के होते हैं, ये आपको कहना है। पहले नंबर तो जड़त्व किसे कहते हैं, वो मैं आपको बता दूं। जड़त्व, जैसे कोई वस्तु गतिमान है, तो उस गतिमान वस्तु का, यानी कोई गतिमान वस्तु है, उस गतिमान वस्तु का अगर आप क्या करते हैं, विरोध करते हैं, क्या करते हैं, आप नहीं। जैसे मैं बैठा हूं, जैसे मैं आपको एग्जांपल के लिए कह दूं कि कोई स्थिति ऐसी हो, जैसे मान लेते हैं हमने कार में बैठा, कार की बात करें या बस में हमने बैठा,
बस हमारी क्या होती है, आगे की तरफ बढ़ती है। बस हमारी क्या होती है, आगे की तरफ बढ़ती है, तो मैं पीछे की तरफ क्या हो जाता हूं, पीछे की तरफ क्या हो जाता हूं, मैं थोड़ा सा गिरने की कंडीशन में आ जाता हूं। जैसे वो ब्रेक मारता है तो मैं आगे की तरफ आ जाता हूं, ब्रेक जब वो मारता है तो मैं आगे की तरफ, और गाड़ी जब स्टार्ट करता है तो मैं पीछे की तरफ हो जाता हूं। तो वो गति का क्या करता है, विरोध करता है। वो ऐसी एक स्थिति आती है कि वो हमारी गति का विरोध करता है। हमारी बॉडी में एक ऐसी स्थिति ऊर्जा आ जाती है कि वो हमारे गति का क्या करता है, विरोध करता है। तो इसी चीज को हम लोग क्या कहते हैं, जड़त्व कहते हैं। और जड़त्व हमारे कितने प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के होते हैं मेरे भाई। कितने प्रकार के, 3 प्रकार के। एक तो होता है गति का जड़त्व, एक होता है गति का जड़त्व, और एक होता है विराम का जड़त्व। चलिए पहले मैं विराम का ही बात बताऊंगा, तो पहले विराम ही लिख लें। विराम का जड़त्व, और एक होता है गति का जड़त्व, और एक होता है दिशा का जड़त्व। ये कहीं कहीं पर आपको बुकों में मिलेगा, लेकिन समझिएगा आप यहाँ पर पूरी तरह से मैं आपको समझा रहा हूँ। विराम का जड़त्व किसे कहते हैं, कि जैसे कहने का मतलब है कि कुछ लोग ऐसा भी पूछते हैं कि जब बंदूक की गोली से किसी कांच की खिड़की लगी हो, कोई कांच की खिड़की लगी हो, उस कांच की खिड़की से जब बंदूक की गोली, यानी उस कांच की खिड़की में बंदूक की गोली दागी जाए, तो वो बंदूक की जो गोली होती है वो खिड़की में टकराने के बाद वो जिस जगह पे टकराता है उतने एरिया का कांच लेकर चला जाता है, जबकि पूरा का पूरा कांच बचा रहता है। बात समझ रहे हैं। और ऐसे अगर कोई हम पत्थर ले लें, और उस छोटा ही पत्थर ले लें जिससे ये मतलब यहां पर लग सके, अगर हम कोई पत्थर लेते हैं और उससे इसको मारते हैं तो पूरा का पूरा कांच का टुकड़ा टूट जाता है। ये किस जड़त्व पर आधारित है, ये भी पूछ सकता है मेरे भाई। तो ये चीजें आपको समझना है कि ये इसी के अंतर्गत आते हैं, ये इसी के अंतर्गत आते हैं। दूसरा एग्जाम्पल इसका और एक उपयोग होता है कि अगर कंबल होता है, कंबल को अगर हम लोग क्या करते हैं, साफ करना चाहते हैं, तो एक्चुअली में हम उसको साफ ना करें तो भी कुछ किसके जरिए हम साफ कर सकते हैं। एक आप क्या लेते हैं, एक डंडा यानी सोटा ले लीजिए, और सोटे से उसको पीट दीजिए, तो उसमें जितने भी धूल कण रहते हैं वो गिर जाते हैं। ऐसा क्यों होता है, ऐसा क्यों होता है? वो भी किसके अंतर्गत आता है, विराम जड़त्व के अंतर्गत आता है। जिस तरह से ये होता है, क्योंकि मैं ये भी बता दे रहा हूं ऐसा क्यों होता है। ऐसा इसलिए होता है कि जो उसके धूल के कण होते हैं उसके धागों के बीच में विराम की अवस्था में रहते हैं, और जब हम उसको डंडे से पीटते हैं तो उसकी स्थिति में क्या होती है, गत की अवस्था में, यानी विराम अवस्था में बैठे रहते हैं। लेकिन जैसे मैं उसको या ऐसे झटकूं तब भी वो साफ हो जाएगा, या डंडे से पीटे तब भी साफ हो जाता है, कि जब उसके कण क्या होते हैं, स्थिर अवस्था में यानी स्थित रहते हैं, विराम अवस्था में रहते हैं। और जैसे वो गत की अवस्था में आते हैं तो उनको जबरदस्ती गत की अवस्था में आने पड़ते हैं ना, तो इसीलिए ये स्थिति ऐसी होती है। ये स्थिति ऐसे होती है। जब आप पेड़ को क्या करते हैं, पेड़ में फल लगे होते हैं, पेड़ में पके फल होते हैं, आप उसको क्या करें, चढ़ने के बाद, पेड़ पे चढ़ने के बाद जरा सा हिलाएं या थोड़ा सा हिला देते हैं तो वो क्या हो जाता है, टूट कर गिर जाता है। ये भी इसी के अंतर्गत, विराम जड़त्व के अंतर्गत आता है। तो मेरे भाइयों, आपको अगर समझ में आती है ये सब चीजें, आपको लगता है कि मैं पढ़ के कुछ नॉलेज पाया हूं इनसे, तो जरूर मेरे वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दिया कीजिए। तो विराम जड़त्व क्या हो गया, कि जब विराम जड़त्व का मतलब हुआ, इसके एग्जाम्पल के जरिए मैं समझाऊंगा कि जब आप गाड़ी में बैठे रहते हैं और गाड़ी में बैठने के बाद जैसे ही गाड़ी का गियर डाल के गाड़ी आगे बढ़ाया जाता है, तो आगे जैसे ही बढ़ाया जाता है आप पीछे की तरफ क्या हो जाते हैं, झुक जाते हैं। क्या होते हैं, पीछे की तरफ झुक जाते हैं। तो वहां पर जो आता है वो विराम का जड़त्व होता है। ऐसा क्यों होता है वो भी मैं रीजन बताता हूं। ऐसा इसलिए होता है कि जो हमारे पैर का जो पैर हमारा होता है, उस गाड़ी की छत से जो जिस पे हम पैर रखते हैं, यानी कि जिस पर सीट पे हम बैठे रहते हैं, सीट के साथ में हमारा संपर्क रहता है पैर, हमारे पैर का संपर्क किससे रहता है, उस बस की जो पैर रखने की तली होती है यानी छत होती है उससे रहता है। वो बस तो साथ यानी बस तो गत की अवस्था में आ जाता है, बस के साथ हमारे पैर भी उस छत के साथ में यानी बस के साथ में हमारे पैर भी गत की अवस्था में आ जाते हैं। लेकिन कमर से ऊपर का जो शरीर होता है वो गत की अवस्था में नहीं आ पाता, इसीलिए हमारा शरीर पीछे की तरफ झुक जाता है। ठीक मेरे भाई, इतनी चीजें आपको समझ में आई। दूसरी बात अब हम आपको बताएंगे गत का जड़त्व। ये गत का जड़त्व किसे कहते हैं, जब कोई भी वस्तु गत की अवस्था में होती है, अचानक जब वो विराम की अवस्था में लाने के लिए ब्रेक लगाया जाता है तो आप आगे की तरफ ऐसे झुक जाते हैं, ऐसा होता है। तो ऐसा क्यों होता है,
सेम यही प्रॉपर्टी कि जब वो गत की अवस्था से विराम की अवस्था में आता है तो विराम की अवस्था में आते आते उसकी छत जो जिस पे हमारा पैर रहता है वो भी हमारी सीट जिस पे हम खड़े रहे या बैठे रहे वो सीट भी हमारी विराम अवस्था में आती है और उसके संपर्क में हमारा पैर रहता है वो भी विराम अवस्था में आ जाता है। और वो विराम अवस्था में आने के बाद हमारी ऊपर जितनी शरीर होती है वो विराम अवस्था में नहीं आ पाती, वो गत अपनी गत की अवस्था बनाए रहती है, यानी विरोध करता है ना। देखो विराम अवस्था में जाता है और ये विरोध करता है तो इसी को हम जड़त्व कहते हैं। तो वो क्या करता है, विराम अवस्था में रहना चाहता, यानी गत की अवस्था में रहना चाहता है और वो विराम अवस्था में बनाना चाहता है, इसीलिए हम लोग आगे की तरफ झुक जाते हैं। अब इसके बाद आ जाता है दिशा का जड़त्व। क्या आ जाता है भाई मेरे, दिशा का जड़त्व। ये कैसा होता है, जब आपकी गाड़ी सीधे जा रही हो, अगर वो लेफ्ट में यानी लेफ्ट में से टर्न कर रही है तो व्यक्ति राइट के साइड में झुक जाता है, अगर राइट में टर्न कर रहा है तो लेफ्ट के साइड में झुक जाता है। यही कारण यानी ये रीजन किसके अंतर्गत आता है, दिशा का जड़त्व आता है। तो ये मैं इतने चीजें आपको बताया आज कि गत का नियम किसने बनाया, गत के नियम के साथ में हमने जड़त्व आपको बताया, जड़त्व के साथ में विराम जड़त्व किसे कहते हैं, गत का जड़त्व किसे कहते हैं, दिशा का जड़त्व किसे कहते हैं। और यह भी मैंने बताया कि ये कांच की तली यानी कि जब इससे बंदूक की गोली जाती है तो बंदूक की गोली का वेग इतना अधिक होता है, बंदूक की गोली का वेग इतना अधिक होता है कि इसके तल पे टकराने, जैसे ये टकराता है इस तल पे टकराने पर जैसे उतनी एरिया का जो कांच होता वो भी गत की अवस्था में आ जाता है। किसकी अवस्था में आ जाता है, गत की अवस्था में आ जाता है। इसकी वेग यानी बंदूक की गोली का वेग इतना अधिक होता है कि यहां पर आने पर वो किसकी अवस्था में हो जाता है, ये इतना एरिया भी जितना कांच से टकराता है वो भी गत की अवस्था में आ जाता है। और वो गत की अवस्था में आने के कारण वो बंदूक की गोली क्या होती है, कांच को पार करके चली जाती है। जबकि जो हमारा पत्थर होता है, जब उस पत्थर से हम इसको मारते हैं तो पत्थर का वेग जो होता है वो बहुत कम रहता है, वो उस वेग के अकॉर्डिंग ये पूरा का पूरा कांच भी गत की अवस्था में आ जाता है, जिससे ये कांच का टुकड़ा पूरी तरह से क्या हो जाता है, टूट जाता है। तो मेरे भाइयों आपको मैं उम्मीद ये रखता हूं कि आपको बहुत बेहतरीन से समझ में आया होगा। वीडियो में ज़्यादा लंबा ले नहीं जाना चाहता और इसी पे मैं 5 मिनट रुक के मैं जो यूनिट बताने के लिए कहा हूं वो यूनिट भी मैं आपको बता रहा हूं, ठीक है। तो थोड़ा सा मुझे लिखना पड़ेगा, उसमें वक्त लगेगा, तो इस 1 मिनट के लिए आप ब्रेक लीजिएगा। तो दोस्तों मैं आपके सामने ये चीजें लिखना चाह रहा था, ठीक है। जैसे कुछ यूनिट पूछता रहता है एग्जाम में तो वो मैं लिखा हूं, इसके बाद 2-4 और लिखूंगा, जगह थोड़ा कम था इसलिए। देखिए अल्टीमीटर क्या काम करता है ये मैं आपको बताऊं। जैसे अल्टीमीटर कहते नहीं, मेरा क्या नाम है, अल्टीमीटर चालू कर दो, तो इसका मतलब क्या होता है कि जब आप हवाई जहाज की यानी हवाई जहाज पे जब आप बैठते हैं, वो हवाई जहाज विमान जो आपका रहता है वो चलता है तो उसकी ऊंचाई मापने के लिए काम में आता है अल्टीमीटर। यानी ऊंचाई मापने के यंत्र जो होते हैं, जो हवाई जहाज की ऊंचाई मापने के लिए किया जाता है वो होता हमारा अल्टीमीटर होता है। बात समझ में आए। और यहां पर है एमिनोमीटर, ये एग्जाम में पूछी हुई टॉपिक है एमिनोमीटर। इससे हम लोग क्या करते हैं, इससे हम लोग वायु के बल यानी जो वायु होता है, वायु में बल होता है ना, वायु का जो बल होता है उसकी गति जो होती है तथा उसकी दिशा को मापने के लिए हम लोग किसका प्रयोग करते हैं, एमिनोमीटर का प्रयोग करते हैं। बात समझ रहे हैं। अब इसके बाद आता है यहाँ पर हमारा बैरोग्राफ। बैरोग्राफ और बैरोमीटर दोनों एक ही चीजें हैं, बस डिफरेंट क्या है, ये हमारी यूनिट है, ये हमारी यूनिट को ग्राफ के अकॉर्डिंग ऐसे दिखाया जाएगा, ऐसे ग्राफ के अकॉर्डिंग। इस ग्राफ का मतलब बैरोग्राफ को हम लोग क्या करते हैं कि वायुमंडल के दाब में होने वाले परिवर्तन को लगातार हम लोग क्या करते हैं, मापते हैं। यानी वायुमंडल का जो ग्राफ होता है, यानी वायुमंडल का जो दाब होता है वो घट रहा कि बढ़ रहा है, उसी पे हम लोग ग्राफ पे देखते हैं, तो वो हमारा बैरोग्राफ होता है। और इसके बाद हमारा बैरोमीटर, ये वायु दाबी यानी वायु दाब मापी होता है। ये क्या होता है, वायु दाब मापी होता है, जिसके जरिए हम लोग क्या करते हैं, वायु के दाब को मापते हैं। जिससे हम लोग क्या करते हैं, क्या नाम है, आर्द्रता का भी पहचान हो जाता है, मतलब मौसम का भी पता चलता है इसी बैरोमीटर के जरिए, ठीक है। अब इसके बाद आ जाता है वोल्ट मीटर। अब वोल्ट मीटर भी ये इलेक्ट्रिसिटी से थोड़ा सा है, तो वोल्ट मीटर का प्रयोग कहां पर किया जाता है, वोल्टेज को मापने के लिए। जो आपकी बैटरी होती है वोल्टेज मापने, उसमें जो बैटरी में स्टोरेज होती है, स्टोरेज के रूप में वो वोल्ट यानी वोल्ट मीटर के जरिए मापा जाता है कि वो वोल्ट मीटर हमारा बताता क्या है कि कितना वोल्टेज ये दे रहा है या कितनी इसमें स्टोरेज बची हुई है। बात समझ में। या आपके घर पे जो वोल्टेज आता है 220 वोल्टेज आता
जाता है, हाँ, उसको मापने के लिए भी हम वोल्टमीटर का प्रयोग करते हैं। अब बात यहाँ पर आ जाता है, क्या आता है, अमीटर। अमीटर का प्रयोग कहाँ पर किया जाता है? देखिए वोल्टमीटर का सिंबल मैं ये भी आपको बता दूं, वोल्टमीटर का सिंबल V लिख के आएगा और अमीटर का जो सिंबल होता है वो A लिख के आएगा। इससे सर्किल में A रहेगा। हो सकता है कभी ना कभी दे भी सकता है, क्योंकि RRB NTPC में ये भी चीजें पूछ सकता है, उससे इलेक्ट्रिसिटी से भी रिलेट करता है। तो मेरे भाइयों मैं ये भी आपको बता रहा हूं। तो अमीटर को हम लोग A से दर्शाते हैं। ये करंट यानी धारा, किसी भी चालक तार में प्रवाहित धारा को मापने के लिए काम में आता है कौन? अमीटर। अब इसके बाद तो लेक्टोमीटर। वैसे लेक्टोमीटर भी एग्जाम में कई बार पूछा भाई, ये भी कई बार पूछा है, तो ध्यान में रखिएगा, लेक्टोमीटर भी पूछ सकता है। इसका प्रयोग हम लोग जो दूध होता है उस दूध की शुद्धता को मापने के लिए करते हैं, यानी कितना वो दूध, यानी उस दूध में कितने पानी की मात्रा रहता है, उस मात्रा को मापने के लिए हम लोग किसका प्रयोग करते हैं? लेक्टोमीटर का प्रयोग करते हैं। फिर इसके बाद मैं 2-4 और लिख के आपको बता दूं, ताकि हो सकता है इसमें से एग्जाम में मेरा पूरा चांस है कि इन मात्रकों में से जरूर पूछेगा एग्जाम में। ठीक है, तो 1 मिनट और रुकिएगा। चलिए दोस्तों, अब इधर देखिएगा, ये दापमापी और बैरोमीटर में आप लोगों को कंफ्यूजन रहता है। बैरोमीटर अगर कहीं एग्जाम में दे दिया दोनों को मिला के, तो आप कंफ्यूज हो जाते हैं कि दाब मापी का प्रयोग कहां पर किया जाता है। तो कुछ लोग बता देते हैं दाब मापने के लिए। नहीं, दाब मापने के लिए आप लोग यानी वायु का दाब मापने के लिए आप बैरोमीटर का प्रयोग करते हैं। वायुमंडल का दाब मापने के लिए बैरोमीटर का प्रयोग किया जाता है, और दाब मापी का प्रयोग करने वहां पर किया जाता है गैसों का दाब मापने के लिए। यानी किसी एक पर्सनल गैस की बात हो रही है, उसके दाब को मापने के लिए आप दाब मापी का प्रयोग करेंगे, और अगर वायुमंडल का दाब मापना होगा तो वो बैरोमीटर के जरिए होगा। ठीक है मेरे भाई। तो और माइक्रोफोन तो आप समझ ही रहे हैं, आजकल के ज़माने में तो ये तो आम बात हो जा रहा है। छोटे छोटे जगहों पर फ़ोन में तो आपका यूज होता है, और भी लोग यूज कर रहे हैं। ठीक है, जैसे किसी का कोई गुप्त बातें जानने के लिए। जैसे ध्वनि, ये क्या होता है? ये ध्वनि तरंगों को विद्युत स्पंदों यानी विद्युत स्पंदों के रूप में परिवर्तित करता है। ध्वनि तरंगों को क्या करता है? ये विद्युत स्पंदों के रूप में परिवर्तित करके दूसरे तक पहुंचाता है। अब इसके बाद पायरोमीटर, ये भी आपको बहुत ही समझना है। ये पायरोमीटर क्या होता है? पायरोमीटर उच्च ताप मापने का यंत्र है। उच्च ताप का मतलब हम यहां पर कह रहे हैं सूर्य का टेम्परेचर मापने के लिए पायरोमीटर या पायरोमीटर तापमापी का प्रयोग भी हम लोग कहां पर करते हैं? अपने शरीर, मनुष्य के शरीर का टेम्परेचर मापने के लिए हम लोग तापमापी का प्रयोग करते हैं। और पायरोमीटर का मापने के लिए पायरोमीटर, जहां पर जैसे गेल्वेनो का मतलब यह आप कह दें, जहां पर सूर्य जैसे टेम्परेचर का प्रयोग होता हो, जहां पर आपके क्या होते हैं, ज्वालामुखी उद्गार होते हैं, वहां के टेम्परेचर को मापने के लिए भी पायरोमीटर का प्रयोग किया जाता है, और सूर्य के टेम्परेचर को मापने के लिए किया जाता है। और मैं आपको एक बात बता दूं कि यहां पर सूर्य में जो टेम्परेचर उत्पन्न होता है वो किसके कारण होता है? तो वहां पर नाभिकीय संलयन होता है मेरे भाई। क्या होता है? नाभिकीय संलयन होता है। वहां पर जो आपके हीलियम नाभिक होते हैं, वो हीलियम के नाभिक, छोटे छोटे नाभिक आपस में मिलकर क्या होते हैं? संलयन करते हैं, बड़े नाभिक का प्रयोग कर रूप लेते हैं। तो वहां पर हमारा क्या होता है कि इसी वजह से वहां पर अनेकों एनर्जी यानी बहुत अधिक मात्रा में, ना विलुप्त होने की मात्रा में एनर्जी उत्पन्न होती है, और उसी का उपयोग हम अपने शरीर पे क्या करते हैं? सूर्य के प्रकाश, जिसको आप धूप के रूप में या प्रकाश के रूप में अपने शरीरों पर लेते हैं। ठीक है, और वो सूर्य के प्रकाश की किरणें जब हमारे तक पहुंचती हैं तो आप जानते हैं कि ओजोन की परत को, यानी अल्ट्रावाइट जो किरणें आती हैं वो क्या होती हैं? ओजोन की परत को छनन करके आती हैं, यानी ओजोन की परत जो होती है उसको छान देती है, फिर वो किरणें हमारे तक पहुंचती हैं। नहीं तो हमारे शरीर पर साइड इफेक्ट हो जाएगा, जैसे हमको स्किन कैंसर हो जाएगा या और भी बीमारियां हमको हो सकती हैं। ठीक है, अब इसके बाद आ जाता है पॉलीग्राफ। ये आजकल इसका भी प्रयोग बहुत होने लगा है। देखिए, आप लोग अपने मोबाइल में इसका उपयोग नहीं कर सकते हैं, लेकिन आप लोग बुद्धिमान हैं, इसका प्रयोग कहाँ करते हैं? झूठ पता करने के लिए। तो झूठ पता करने के लिए आप अपनी मोबाइल में भी यूज करते हैं, अपने यार दोस्तों का पहचान करने के लिए ना। सही बात है ना। तो देखिएगा, मैं झूठ की बात कर रहा हूं कि यहां पर झूठ का पता कैसे लगाया जाता है, वो लगाने के लिए जैसे बाटला हाउस मूवी देखे होंगे, उसमें देखिए, उसमें भी पॉलीग्राफ का प्रयोग किया जाता है।
ठीक है। तो ये मैं आपको बताना चाहूंगा, झूठ का पता लगाने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। इसीलिए अगर पॉलीग्राफ ना कह के लाई डिटेक्टर का प्रयोग किसके लिए होता है, तो वहां पर यह भी आप ध्यान में रखिएगा। हो सकता है एग्जाम में पॉलीग्राफ ना करके लाई डिटेक्टर पूछ ले या लाई डिटेक्टर ना करके पॉलीग्राफ पूछ ले। तो दोनों में से जो भी पूछेगा आप ध्यान में रखिएगा, दोनों का मतलब एक ही चीज है कि झूठ का पता लगाने के लिए किया जाता है। अगर कोई व्यक्ति झूठ बोलता है तो उसके हृदय यानी कि उसकी जो धड़कन होती है, उसके धड़कन की स्पीड बढ़ जाती है। हाँ, और इसके बाद उसके रक्त में भी हलचल ज्यादा होने लगता है, यानी रक्तचाप बढ़ जाता है। उसके श्वसन, उसके सांस लेने की क्षमता भी बढ़ जाती है। और इसी के साथ में मैं एक बात और भी बता दूं कि आदमी जब झूठ बोलता है तो उसके नाक भी क्या हो जाते हैं, गर्म हो जाते हैं। एक आपको मैं एक और तरीका बता दे रहा हूं, ठीक है। तो ये भी आप जनरल नॉलेज में पढ़िएगा तो मिलेगा। अब इसके बाद रेडार तो सब लोग जानते हैं रेडार का प्रयोग कहां पर किया जाता है। रेडार हुआ, सोनार हुआ, दोनों का मैं बताऊंगा। तो रेडार का प्रयोग आप लोग क्या कहते हैं, रेडियो तरंगों द्वारा पास आते हुए वायुयान की दिशा और दूरी का पता लगाने के लिए किया जाता है। किसका प्रयोग, रेडार का प्रयोग रेडियो तरंगों द्वारा पास आते हुए वायु की दिशा मापने और दूरी मापने के लिए हम लोग कर सकते हैं, पता लगाते हैं। अब इसके बाद सोनार आ जाता है। सोनार का प्रयोग आप कहां पर करते हैं, वहां पर करते हैं जैसे खनिजों के रूप में किस जमीन यानी किस पृथ्वी के किस सतहों पर क्या है, खनिज है, उस खनिज का पता लगाने के लिए आप सोनार का प्रयोग करते हैं। मेरे दोस्तों, मैं आपके लिए और भी टॉपिक लाना चाहता था, केमिस्ट्री भी लाना चाहता था, लेकिन मेरे पास टाइम शॉर्टेज, मैं मोबाइल से वीडियो शूट करता हूं, मेरे पास अभी सुविधाएं नहीं है, इसीलिए मैं थोड़ा सा असहाय था। लेकिन मैं भी आपका सहयोग किया, जितना हो सका मेरे द्वारा मैंने आपका किया। और भी मैं सोच रहा हूं अगर मैं कल मॉर्निंग में अगर लाइट वगैरह सही रहा तो मैं एक विद्युत का टॉपिक लाऊंगा, क्योंकि मैं चाहता हूं कि आप विद्युत का लास्ट टॉपिक देख के जरूर जाएं। अपने बुकों से देख लें, कोई भी बुक रखें उस बुक से देख लें, क्योंकि ये आरआरबी एनटीपीसी रेलवे में आपका जो रेलवे है उसमें विद्युत का भी यूज हो रहा है आज के समय में। तो मैं आपसे यह कहना चाहता हूं कम से कम विद्युत की कुछ चीजें आप जान के जाएं, और वो अगर आपके पास बुकें हैं तो बुकों में पढ़ लें, नहीं तो मैं कल 20 से 25 मिनट का एक वीडियो फट से सुबह में डालूंगा और आपके लिए वो बहुत ही बेहतर रहेगा। ठीक है मेरे भाइयों, तो आप मेरे वीडियो को लाइक जरूर कर दें, शेयर कर दें। सहयोग रहा तो मैं पर डे वीडियो और दोस्तों भाइयों के लिए लाता रहूंगा। जय हिंद, जय भारत।